इस नए विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे भयानक सच से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे समाज में परंपरा का नाम देकर जश्न के तौर पर मनाया जाता है। एक ऐसी व्यवस्था जिसने इंसानियत को बहुत पीछे छोड़ दिया है और लालच को ही अपना उसूल बना लिया है। सोचिए जरा, दहेज लेना कोई अपराध क्यों नहीं माना जाता? मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो जीवन भर कड़ी मेहनत करने वाले एक पिता को अपनी ही बेटी की शादी में हाथ जोड़ने और भीख मांगने पर मजबूर कर दे, उसे हम लोग इतनी आसानी से स्वीकार कैसे कर लेते हैं? क्यों एक पिता अपनी इज्जत बेच देता है और फिर भी आसपास खड़े लोग इसे महज एक रस्म कहकर टाल देते हैं? चलिए एक कड़वे सच का सामना करते हैं। अगर दहेज सिर्फ एक रस्म है तो हर साल हजारों लड़कियां क्यों मरती हैं? ये वो क्रूर सच्चाई है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अगर ये सिर्फ एक मासूम सी परंपरा है तो ये इतनी जानलेवा कैसे हो सकती है? ये कोई रस्म नहीं है बल्कि एक जानलेवा तंत्र है जिसे समाज पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। खंड 1, समाज का अनुचित बोझ। आइए समझते हैं कि ये पूरा ढांचा काम कैसे करता है। हम रहीम और उनकी बेटी सना की कहानी से देखेंगे कि कैसे ये समाज अपनी ही बनाई गई उम्मीदों के तले एक जानलेवा जाल बुनता है। तो बात कुछ ऐसी है, रहीम कोई बहुत अमीर इंसान नहीं थे। एक छोटी सी दुकान थी, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक हाड़ तोड़ मेहनत करते थे। और उनकी होनहार बेटी सना, उसने अपने पिता के फटे हुए हाथों को देखा था। उसने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, न नए कपड़े मांगे, न दोस्तों के साथ घूमने गई। उसका एक ही मकसद था, अपने पिता को इस गरीबी से बाहर निकालना। और अफसोस, यही वो नींव है जिस पर समाज अपना सबसे बड़ा प्रहार करता है। यहीं पर समाज का दोगलापन खुलकर सामने आता है। जब सना पढ़ रही थी, संघर्ष कर रही थी, तब किसी रिश्तेदार ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। पर जैसे ही वो कॉलेज पहुंची, अचानक वही रिश्तेदार शादी का दबाव लेकर मंडराने लगे। लड़की बड़ी हो गई है, लोग क्या कहेंगे? ये उस समाज की खोखली सोच है जो पढ़ाई से ज्यादा शादी को जरूरी समझती है। खंड 2, परंपरा के भेष में जबरन वसूली। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। ये कोई सीधा लेन देन नहीं है। इसे बहुत ही शातिर तरीके से समाज की अदृश्य उम्मीदों और परंपरा के भेष में छिपा दिया जाता है। हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए। सुना है ना ये डायलॉग? ये वो सबसे पहला झूठ है जो अक्सर लड़के वाले बोलते हैं। रहीम से भी यही कहा गया। ये एक आम लेकिन निहायत ही खतरनाक तरीका है। इससे लड़की के पिता को झूठी तसल्ली मिलती है। वो उस रात चैन की नींद सोता है, ये सोचे बिना कि असली मांगे तो अभी शुरू होनी बाकी हैं। लालच का ये खेल धीरे धीरे शुरू होता है। पहले कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, पर समाज भी तो देखता है। फिर अचानक बात यहाँ आ जाती है कि लड़का सरकारी नौकरी में है, लोग तो गाड़ी दे रहे हैं, और आखिरी में इसे भाई की इज्जत का नाम दे दिया जाता है। ये जबरन वसूली का सबसे क्रूर रूप है जिसे हमेशा खुशी और सामाजिक दबाव के नाम पर जायज ठहराया जाता है। खंड 3, एक पिता की खामोश तबाही। जब मोहल्ला इस रिश्ते पर तालियां बजा रहा होता है, तब उस लड़की के परिवार पर जो विनाशकारी आर्थिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस तथाकथित इज्जतदार रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए रहीम को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। छोटी सी दुकान गिरवी रख दी, भारी कर्ज लिया, पत्नी के गहने तक बेच दिए, यहाँ तक कि अपने छोटे बेटे की पढ़ाई भी छुड़वा दी। ये सिर्फ पैसा नहीं जा रहा था, ये एक परिवार का पूरा भविष्य था जिसे दहेज की वेदी पर चढ़ा दिया गया। ये मंजर हमारे समाज की गिरी हुई सोच का सबसे बड़ा सबूत है। एक तरफ दूल्हा है जो घोड़ी पर किसी राजा की तरह बैठा है, पूरा समाज जिसका जश्न मना रहा है, और दूसरी तरफ एक पिता जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, जिसका सारा आत्मसम्मान छिन गया है, और एक बेटी जो दुल्हन के जोड़े में भी सहमी हुई है। राजा वो बन रहा है जो भीख मांग रहा है, और गुनहगार उसे बना दिया गया है जो अपना सब कुछ लुटा रहा है। खंड 4, सना का टूटना। विदाई के बाद जो होता है वो और भी डरावना है। जब दुल्हन अपने नए घर में अकेली होती है और दिए गए तथाकथित उपहारों को कम आंका जाता है, तब मानसिक और शारीरिक शोषण का एक नया दौर शुरू होता है। शादी के कुछ ही दिन बाद सना के पति ने पूरे 5 लाख रुपए कैश की क्रूर मांग सामने रख दी, वो भी ये जानते हुए कि रहीम अपना सब कुछ पहले ही बेच चुके हैं। उस घर में किसी को इंसानियत की पड़ी ही नहीं थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था।
वक्त के साथ सामाजिक दबाव और रोज के तानों ने एक उम्मीद से भरी सपने देखने वाली छात्रा को एक डरी हुई पीड़िता में बदल दिया। वो हर रात रोती थी, पर अपने घरवालों से झूठ बोलती थी कि वो खुश है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके पिता, जो पहले ही बर्बाद हो चुके थे, वे और न टूट जाएं। खंड 5, अंतिम दुखद कीमत। अब हम उस मोड़ पर हैं जिसे यह समाज बंद दरवाजों के पीछे अनदेखा करना पसंद करता है। इस पूरे जुल्म की आखिरी कीमत क्या होती है? भयंकर मारपीट की एक रात सना ने कांपते हुए हाथों से अपने पिता को फोन किया और रोते हुए एक ऐसा सवाल पूछा जो दिल चीर दे। अब्बू, क्या बेटियां सच में बोझ होती हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस पूरी व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा था जिसने उसे ये यकीन दिला दिया कि उसका वजूद ही उसके पिता के लिए एक सजा बन गया है। और फिर वो फोन कॉल जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। सुबह के 5 बजे थे। रहीम को खबर मिली कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। वही बेटी जिसे फूलों की तरह पाला था, अब सफेद कफन में लिपटी थी। समाज के लालच ने एक और मासूम की जान ले ली। मानिए मेरी बात, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक संस्थागत हत्या थी। खंड 6, समाज की अक्षम्य मिलीभगत। जरा ध्यान से सोचिए, ये सिर्फ एक परिवार का जुर्म नहीं है, ये पूरे समाज की मिलीभगत है। ये वो ढांचा है जो मुजरिमों को बिना किसी खरोच के आराम से बच निकलने का रास्ता देता है। हमारी सबसे बड़ी नाकामी का सबूत देखिए। एक लड़की मर जाती है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो लड़का दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है। समाज आज भी उसकी सरकारी नौकरी को पूज रहा है। उस लड़के की मार्केट वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर एक नई लड़की आती है और दहेज का ये खूनी चक्कर दोबारा शुरू हो जाता है। हमें इन शब्दों का मतलब बदलने की जरूरत है। जो आदमी दहेज लेकर शादी करता है, समाज को उसे इज्जत देना बंद करना होगा। वो कोई पति या जीवन साथी नहीं है, वो महज एक सौदागर है जो इंसानी जिंदगियों का, बेटियों की मुस्कान का और माँ बाप की इज्जत का व्यापार कर रहा है। अगर वाकई बदलाव चाहिए तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। दहेज लेने वालों की इज्जत करना आज और अभी से बंद करना होगा। लालची परिवारों से आने वाले रिश्तों को ठुकराने की हिम्मत दिखानी होगी। अपने बेटों को ये सिखाना होगा कि पत्नियां बाजार में खरीदी नहीं जाती, और अपनी बेटियों को इतना सशक्त बनाना होगा कि वे किसी लालची घर की जरूरत नहीं बल्कि उनकी मजबूरी बने। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। बदलाव तब आता है जब खामोशी टूटती है। तो क्या हम सब मिलकर इस खामोशी को तोड़ने का साहस जुटाएंगे, या कल किसी और रहीम को बर्बाद होने और किसी और सना को सफेद कफन में लिपटने के लिए छोड़ देंगे? फैसला हमारा है। इस आवाज को आगे बढ़ाएं और इस टूटे हुए चक्कर को हमेशा के लिए खत्म करने में मदद करें।